ए और बी वेन ड वॉल कांस्टेंट है, तो जितना ज़्यादा ए होता है उतना ज़्यादा टीसी होता है, उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होता है। फिर एक पांचवा फैक्टर भी है, और पांचवा फैक्टर है कि ये लिख लियो ना तुम लोग, छूट जाए तो बता देना। पांचवा फैक्टर है एड्सॉर्प्शन आल्सो वेरीज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर विच वी विल सी फर्दर। हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी वेरी करता है, अलग अलग तरीके से वेरी करता है, उस चीज़ को हम आगे देखेंगे। अभी ये नहीं बताएंगे कि टेम्परेचर के साथ बढ़ता है कि घटता है, बस अभी के लिए याद रखो कि एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी वेरी करता है। लिख लो ये पांचवा पॉइंट, फिर नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाई एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एड्सॉर्प्शन के दौरान हमेशा ही एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक बोलने का मतलब क्या है कि डेल्टा एच बाई नेगेटिव होगा, ठीक है। डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस चीज़ को समझ लेते हैं, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स से समझते हैं, ध्यान देना। एड्सॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, सही बात है। आपके मोबाइल पर डस्ट क्या आप लेके आते हो, वो तो अपने आप होता है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। अगर स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, विच वी ऑलरेडी नो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है हमने। स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है एड्सॉर्प्शन, इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव है। एड्सॉर्प्शन के दौरान एंट्रोपी डिक्रीज होगी, आपको समझ में आ रहा है। पहले मॉलिक्यूल्स, पहले गैस के मॉलिक्यूल्स, डस्ट के मॉलिक्यूल्स हवा में मोशन कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे। उसके बाद जब वो स्क्रीन पर आके एक्यूमुलेट हो गए तो वो चिपक गए, स्टेबल हो गए। तो यहाँ पर जो डिसऑर्डरनेस है वो डिक्रीज हुआ है। पहले वो ज़्यादा रैंडम थे, रैंडमनेस डिक्रीज हुआ है, तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा एड्सॉर्प्शन के दौरान। तो अगर एंट्रोपी डिक्रीज होगा तो भाई डेल्टा एस जो एड्सॉर्प्शन होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। तो ये दो पॉइंट तो आपको समझ में आ गए। अब वी नो by thermodynamics that delta G is equals to delta H minus T delta S। तो यहां से अगर मैं डेल्टा H निकालूंगा तो क्या मिलेगा, डेल्टा G प्लस T डेल्टा S। अब ये देखो डेल्टा G भी नेगेटिव है और डेल्टा S भी नेगेटिव है, तो टेम्परेचर तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो दो नेगेटिव नंबर को अगर आप ऐड करोगे, दो नेगेटिव नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो you'll get a नेगेटिव नंबर ना। सो हेयर वी प्रूव्ड कि डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझे मेरी। तो यहां पर वी हैड प्रूव्ड कि एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो इसको कॉपी कर लो। हाय संजय ठाकुर, यार जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो ये देखें कि ये पहले तो ऑलरेडी चैप्टर हम कवर कर लेते हैं, आप बीच में आते हो तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है कि एड्सॉर्प्शन क्यों एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, अच्छे से मैथमेटिकली, है ना, इसको याद रखना। अरे यार तुमने बताया नहीं वो कि इकोलॉजी में मेरी मदद चाहिए कि नहीं, तो तुम्हें चाहिए, तुम खाली चुप बैठे रहते हो। कि खुद पढ़ लोगे, क्या करोगे, तुम बताते ही नहीं हो कुछ, बस चुप्पी मार के देखते रहोगे। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि उसकी इफिशियंसी क्या है। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 महीना काफी है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास की खत्म करने के लिए। टाइम कंस्ट्रेंट स्टडी करना कहाँ का न्याय है? आपको जितना टाइम लगता है आप उतना टाइम दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद करनी होंगी, ओके पढ़ लोगे बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें बेटा याद करनी होती है, तो याद करने के लिए सबकी मेमोरी अलग अलग होती है, सबका रिटेंशन पावर अलग अलग है। कोई ज्यादा देर तक उसको याद रख पाता है, कोई कम देर तक याद रख पाता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी सब्जेक्टिव टर्म कि कितना टाइम लगेगा, या ऑब्वियसली किसी में भी कितना टाइम लगेगा। जनरल टाइम अगर मेरे से पूछोगे तो 3 महीना टीचर को लग जाएगा खत्म करने में प्रॉपरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे आई एम नॉट द टीचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से नहीं बता सकता। चलो खुद से ट्राई कर लो, आसान सी चीज है। लास्ट के 4 चैप्टर करके दे दो बस तुम मुझे। तुम मुझे लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ के दे दो अच्छे से 2 बार। जो इकोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर है इकोलॉजी के, वो तुम मुझे पढ़ के दिखा दो। मैं सबसे बोल रहा हूं ये, जितने भी बच्चे देख रहे हो, टाइम मत वेस्ट करना, धीरे 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 करते रहना। और अगर तुम पढ़ोगे ना तो लास्ट वाला चैप्टर पहले पढ़ लेना, थोड़ा इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा लगा जान के कि तुम खुद से करने के लिए तैयार हो। लास्ट वाला चैप्टर जो चैप्टर 16 है ना, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लास 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपैरिजन अगर बात पूछोगे तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग पार्ट, तो वो थोड़ा लॉजिकल है। वहां पर 2 चैप्टर पे अच्छे से फोकस करना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म। ये 2 चैप्टर जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बेस बनाते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। तो चैप्टर नंबर 16 जो है ना, चैप्टर 16 पहले कर लेना, वो छोटा भी है और आसान सा भी है, ठीक है। पॉल्यूशन वगैरह के बारे में और थोड़ा कहानी टाइप है उसमें, तो वो वाला कर लेना चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नंबर 16, फिर 15 कर लेना। 15 भी आसान है, 15 बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो 15 और 16 आसान चैप्टर तुम कर लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी मत पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना, सोच सोच के। यहां तक लिख चुके हो ना? एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, हमेशा एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। चलो तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या है एड्सॉर्प्शन, क्या क्या टाइप्स हैं? देखो 2 प्रकार के एड्सॉर्प्शन होंगे जो हम पढ़ेंगे। वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड सेकेंड वन इज केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। इसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन को बोलते हैं फिजिजॉर्प्शन। हो सकता है कल से इंटरनेट स्पीड मैंने और बढ़वा दी है तो और स्मूथली काम करेगा। अभी देखो जैसे आज मैं माउस से लिख पा रहा हूँ ना, तो कल को पेन से भी लिख पाऊंगा, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और बहुत इंटरेक्टिव हो जाएगा। तो शायद कल से स्पीड और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिजॉर्प्शन, ठीक है। फ्रीज नहीं करेगी चीज़, जैसे फ्रीज कर रही थी बीच में तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं सही से नहीं समझा पाता था चीज़ों को, जो मेरी इफिशियंसी थी। तो इसको हम बोलेंगे फिजिजॉर्प्शन, ठीक है। किसको? फिजिकल एड्सॉर्प्शन को क्या बोलोगे? फिजिजॉर्प्शन। और केमिकल एड्सॉर्प्शन को क्या बोलोगे? केमिजॉर्प्शन, ठीक है। केमिजॉर्प्शन, ठीक है। कल से हम देखेंगे, कल से हो सकता है अलग तरीके से मैं चीज़ों को स्टार्ट करूंगा साइमल्टेनियसली लिख लिख के, तो इट विल बी मोर इंटरेक्टिव फॉर यू। Physical adsorption which is physisorption and chemical adsorption which is chemisorption, okay। तो 2 प्रकार के adsorption पढ़ने वाले हम लोग। क्या क्या?
फिजिजॉर्प्शन और कैमिजॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। सो वी आर स्टार्टिंग विद फिजिकल एड्सॉर्प्शन। पहले वाला पॉइंट बना लो, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसमें दोनों लिख लो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। देखो क्या है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन वीक वेंडर वॉल फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट इज रिस्पॉन्सिबल। तो एक सरफेस है ये, ठीक है, ये सरफेस है, इस सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आके एक्युमुलेट करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आके एक्युमुलेट करेंगे। तो जो बॉन्डिंग होगी ना, जो अट्रैक्शन होगा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, वो काफी वीक होगा। मतलब जैसे डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल आके चिपक गए तो क्या करोगे, कपड़े से साफ कर दोगे ना उनको। तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, यहाँ पर कोई बॉन्ड थोड़ी ना बना है, देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड डस्ट पार्टिकल। तो कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो चिपक गए हैं ना। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कोई चीज चिपक जाए किसी सरफेस के ऊपर तो छुटाना बहुत कठिन होता है। बहुत सारी चीजों में तुमने देखा होगा, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको छुड़ाना, है ना। तो वहां पर क्या है, वहां पर केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, उसको फिर केमिजॉर्प्शन बोलेंगे। जहां पर सरफेस के ऊपर से जो एड्सॉर्बेट हैं उनको हटाना आसान है, उसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोल दो, और जहां पर डिफिकल्ट है उसको केमिकल एड्सॉर्प्शन बोल दो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बोल रहा है कि जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, दीज आर वीक वेंडर वॉल फोर्सेस भाई, है ना, कमजोर फोर्सेस होते हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट इज इन दिस एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स आर नॉट एड्सॉर्ब्ड वेरी टाइटली। बहुत टाइटली एड्सॉर्ब नहीं है, आसानी से उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। हटाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन, ठीक है। डिसॉर्प्शन मतलब क्या है, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में एक्युमुलेट कर जाना सरफेस के ऊपर आके, और फिर उन्हें सरफेस से हटा देना, रिमूव कर देना, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसॉर्प्शन। सो डिसॉर्प्शन इज वेरी इजी, बहुत आसान होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए डिसॉर्प्शन बहुत आसान होता है, हैंस इट इज रिवर्सिबल, ठीक है। इसीलिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। रिवर्सिबल बोले तो रिमूवल, जो डिसॉर्प्शन आसान है ना, तो एक बार आके चिपक गए, चिपक के बाद में फिर हटा दिया, तो रिवर्सिबल हो गया ना, उनको वापस से उसी स्थिति में ले आए अपनी स्क्रीन को, जैसे हमारी स्क्रीन पहले थी, ठीक है। तो डिसॉर्प्शन आसान होता है, ये वाला पॉइंट क्लियर। एनर्जी रिलीज्ड इन फिजिक्स, हमें पता है एड्सॉर्प्शन में तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिलीज करती है। तो एनर्जी जो रिलीज होती है ना फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, वो काफी कम होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो हो नहीं रही है ना, कोई केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। तो एनर्जी रिलीज इज क्वाइट लो, बहुत कम होगी। और अगर बात करें हम डेटा की, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक मोल एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब होने में जो एनर्जी रिलीज होगा दैट लाइज बिटवीन समवेयर 20 टू 40 किलो जूल, तो इतना ही एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, विच इज क्वाइट लो, ये काफी कम एनर्जी है, तो एनर्जी रिलीज भी काफी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक। अब देखो नॉन स्पेसिफिक से समझाने का मतलब मेरा क्या है, सुनो ध्यान से। मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही चीज आके एड्सॉर्ब करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई भी गैस आ सकती है। जैसे मान लो एक सरफेस है, तो एक सरफेस में ना कोई भी आके एड्सॉर्ब हो सकता है, कोई भी आके फिजिकली एड्सॉर्ब हो सकता है, कोई भी गैस आ सकती है, ठीक है, कोई भी गैस आ सकती है। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता था, SO2 गैस को प्रीफर करता था, SO2 गैस को वो एड्सॉर्ब करा लेता था, बात समझे मेरी, SO2 गैस को एड्सॉर्ब करा रहा था वो, तो वो स्पेसिफिक था, वो पर्टिकुलर गैस को एड्सॉर्ब करा रहा था। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी आके एड्सॉर्ब हो सकता है, इसके लिए कोई, है ना भाई, कोई भी आ सकता है, कोई प्रेफरेंस नहीं है। बात मेरी समझ गया ना फिजिकल एड्सॉर्प्शन।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट, इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये एक सरफेस है, खैर मैंने यहाँ पर ये वाली पिक्चर से दिखाया भी है, अभी समझ जाओगे। मान लो ये सरफेस है, पहले आ गए मॉलिक्यूल्स, खूब सारे आ गए, इकट्ठा हो गए, इसके ऊपर आके चिपक गए, ठीक है, ऐसे। मोबाइल स्क्रीन को इमेजिन करो, ये डस्ट के पार्टिकल्स आ गए, तो ऐसा क्या, ये डस्ट के पार्टिकल आ गए, अब इसके ऊपर नए डस्ट के पार्टिकल्स नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आ सकते। तो एक ऊपर एक और लेयर बना देंगे, जैसे ये जो है ना येलो कलर वाली, ये फर्स्ट लेयर है, ये पहली लेयर बन गई डस्ट की। फिर मान लो ये सेकंड वाला जो रेड कलर से डिनोट किया गया है, इसके ऊपर फिर और एक और लेयर चढ़ गई, ठीक है। फिर ये ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है, चलो फिर एक और तीसरी लेयर भी चढ़ गई। तो ऐसे करके फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन जाती है, बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। वी आर सीइंग दैट मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, है ना, इसको हम बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। समझ गए होगे। सातवां पॉइंट है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिजॉर्प्शन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसको हम फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो ये 7 पॉइंट लिख लो, क्योंकि ये 7 पॉइंट एक जैसे हैं, मतलब थ्योरेटिकल हैं ज़्यादा। फिर 2 पॉइंट और हैं, उसको हम डिस्कस कर लें। यहाँ से स्टार्ट करो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जब तुम लिखा करो ना, तो फिर से समझने की कोशिश किया करो मैं क्या बोल रहा था। इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली रिवाइज भी होता चला जाएगा। कोई पॉइंट अगर दिक्कत लग रहा हो पूछ लेना मुझसे। बाकी तो आसान पॉइंट है, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें बहुत डिफिकल्ट हो समझना जिन पॉइंट्स को। ये लिखा है यहाँ पर, हैंस इट इज रिवर्सिबल, ये से देख लेना सही से। बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला, ठीक। ये वाला चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री। मुझे 3 लेक्चर से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। 3 लेक्चर लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में। आज का पहला लेक्चर कंप्लीट ही होने वाला है। आज अभी रात में केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से पढ़ लेना एक बार और नोट्स को। मैंने अभी तक डीसी भेजा नहीं है, वो लास्ट वाले लेक्चर का, लास्ट के 2 लेक्चर का तो भेज दूंगा मैं। बाकी एनसीईआरटी पता नहीं तुमने एनसीईआरटी की कि नहीं की, कर ली है क्या, बताना मुझे एक बार। एनसीईआरटी तुमने कर ली क्या केमिकल काइनेटिक्स की?
क्यों नहीं की अभी तक? गलती क्यों करते हो तुम लोग? 3-4 दिन पहले भेज दिया है, पूरा टाइम रहता है तुम्हारे पास, गलतियां कर रहे हो। मत करो गलती, मैं इतना तो समझाता हूं तुम लोग को, मत किया करो गलती। मन पर मत जाओ, मन पर। सब नहीं हुआ इसका मतलब नहीं हुआ। यहां पर क्वेश्चन ये था कि हुआ है कि नहीं हुआ है। आधा अधूरा मुझे मत बताया करो कुछ। नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, आधा हुआ पूरा हुआ, ये सब बकवास की बातें। अच्छा, DCA 9 का आंसर नहीं भेजा है, ओके ठीक है, बता दिया करो, मुझे याद दिला दिया करो, भेज दूंगा मैं। कोई चीज बात रहा करे मेरी मेमोरी में डाल दिया करो, भूल जाता हूं। चलो 7 पॉइंट तक लिख लिया होगा आपने। पॉइंट नंबर 8 को डिस्कस कर रहा हूं। एक्स बाई एम का मतलब क्या है, रिकॉल करो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। याद आया? कितना तेजी, कितना ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा है, कितना कम एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, ये क्या था, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, यहां पर हमने एक्स बाई एम और प्रेशर का कर्व एक प्लॉट कर दिया है। एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर एक ग्राफ बना है, यहां पर देख पा रहे हो अपने सामने। वो ग्राफ कुछ ऐसा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे एक्स बाई एम की वैल्यू बढ़ रही है ना। इसका मतलब P बढ़ाया गया तो एक्स बाई एम बढ़ा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ा। इसका मतलब सरफेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्युमुलेट करेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा, तो जितना, ऐसे सोचो ना, बहुत ज्यादा प्रेशर तो डस्ट के मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से नीचे आएंगे ना, बहुत तेजी से नीचे आएंगे। तो नीचे आएंगे तो स्क्रीन पर बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब हो जाएंगे। बात समझे? ओके, तो यहां पर देखो एक्स बाई एम बढ़ जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में प्रेशर बढ़ाने पर एक्स बाई एम का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर, एज प्रेशर इंक्रीजेस फिजिकल एड्सॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो ये हो गया 8th पॉइंट। बाकी अब हम बात कर लेते हैं 9th पॉइंट में, टेम्परेचर से रिलेटेड, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो जो मॉलिक्यूल्स आके चिपके होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो जो मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हुए होंगे सरफेस पर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो रुकना पसंद नहीं करेंगे, है ना, वो भागना पसंद करेंगे, वो यहां से निकलना चाहेंगे। तो निकलना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन घटने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक्स बाई एम का वैल्यू घटने लगेगा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगा। ये हो गया 9th पॉइंट। तो 8th और 9th पॉइंट थोड़े लॉजिकल हैं, यहां पर ग्राफिकल रिलेशन है। तो अब 8वां और 9वां पॉइंट लिख लो। मेरे को टेस्ट का आंसर तुम मेरे टेलीग्राम पर भेज दो। ठीक है, मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूं यहां पर, ये नंबर सेव कर लो और इस पर भेज देना नंबर। ठीक है, इस नंबर पर मुझे टेलीग्राम कर देना आंसर, मैंने नंबर शेयर कर दिया। ये पहला ग्राफ बना लो, प्रेशर और एक्स बाई एम का ग्राफ है। तो याद रखना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में प्रेशर बढ़ाने पर एक्स बाई एम का वैल्यू बढ़ेगा। फील के साथ याद रखना, ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा ज्यादा अच्छे से एड्सॉर्ब हो जाएंगे। एकदम एग्जैक्टली रटने वाला नहीं है ये चैप्टर। बहुत लोग समझते हैं कि इसमें सारा का सारा थ्योरी है तो हम इसको रटेंगे बैठ के। कहाँ, ये सब चीजें तो रटने वाली नहीं है, ये तो चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, फिर 9th पॉइंट लिख लो, ये भी चीज समझ में आ रही है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो रुकना ही नहीं पसंद करेंगे, वो चिपकना क्यों पसंद करेंगे,
वो वहां से उठ जाएंगे, उठ के भाग जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो अब हम केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिजॉर्प्शन। सेकेंड पॉइंट इज मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन एड्सॉर्बेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब देखो यहां पर क्या है, एड्सॉर्बेट, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल आया इस पर एड्सॉर्ब होने, तो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में यहां पर अब कौन सा एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। पहले कोई बॉन्ड वगैरह नहीं बन रहा था, सिंपली आके स्टिक हो जा रहा था। अब एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, किसके किसके बीच में, रिएक्शन हो जाएगी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, चिपका दिया गया, वहां पर बॉन्डिंग हो गई है, तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहां पर। तो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए इसको प्रोसेस को बोलते हैं केमिजॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन। थर्ड पॉइंट, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन केमिकल एड्सॉर्प्शन, क्योंकि वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है ना, सरफेस पर ज्यादा अच्छे से चिपके हैं, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो चुकी होगी। तो यहां पर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड्स। उसका वैल्यू होता है समथिंग अराउंड 80 टू 240 किलो जूल पर मोल। वहां पर तो बहुत कम था, यहां पर तो 80 से 240 तक किलो जूल पर मोल यहां पर एनर्जी रिलीज हो जा रहा है ड्यूरिंग केमिजॉर्प्शन। ठीक है, ये स्पेसिफिक भी होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड तो सबके साथ थी, दो चीजों के, ऐसा तो नहीं किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करा दिया, तो वहां पर तो स्पेसिफिसिटी आ जाएगी। तो इसीलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है, ओनली पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स डू केमिकल एड्सॉर्प्शन, सब कोई नहीं केमिकल एड्सॉर्प्शन कर सकता। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है डिसॉर्प्शन इज नॉट इजी, क्योंकि वहां पर स्ट्रांगली वो टाइटली एड्सॉर्ब्ड है, हैंस इट इज इरिवर्सिबल। ये इसको आसान नहीं है, इसलिए इसको हम इसको बोल रहे हैं इरिवर्सिबल। एक बार चिपक गया, बॉन्ड बन गया तो बन गया, अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, छठा पॉइंट है कि मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनता है, क्योंकि भाई ये देखो, अब ये सरफेस है, ये मॉलिक्यूल है, अब बॉन्ड तो एक ही बनेगा ना, अब इसके बाद तो इसके ऊपर कौन आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। अब इसके ऊपर एक नया मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के साथ नहीं बना सकता ना, मॉलिक्यूल किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, सरफेस के साथ बना रहा है। और जब सरफेस पूरी भर गई, जब सरफेस खाली नहीं है एड्सॉर्प्शन के लिए, तो फर्दर केमिकल बॉन्ड्स कहां बनेंगे, तो एक ही लेयर बन सकती है। तो इसीलिए बोलेंगे मोनोमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर। ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेट। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में देखो क्या है, अच्छा चलो ये वाला पॉइंट, सातवां और आठवां पॉइंट जो प्रेशर और टेम्परेचर वाला है, इसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूं, पहले तुम ये सारी चीजों को लिख लो केमिकल एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड।
जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको सजेस्ट करूंगा कि बिना कॉपी और बिना पेन के ना बैठा करें, ऐसे इसको कहानी टाइप से ना लें कि कहानी चल रही है, कहानी चल रही है, कॉमेडी चल रही है, देख लिया, तो इस तरीके से ना लें। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये बहुत काम की बातें हैं, तो इनको सीरियसली लेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद रहेंगी ये बातें, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपने लिखा होगा, फोर्थ पॉइंट पर बढ़ लो। तो कोई बच्चा अगर कहानी जैसे ले रहा है तो गलत कर रहा है वो, कि आया आप देख रहा है सिर्फ क्या चल रहा है चीज, तो सीरियसनेस की कमी है उसमें, जो कि गलत बात है। तो अगर ऐसा कोई कर रहे हो तो मत करो, टाइम है अभी, सही हो जाओ। ठीक है, चलो 6 पॉइंट हो गए हैं कंप्लीट। 7वें पॉइंट पर बढ़ते हैं। देखो 7वें पॉइंट में प्रेशर और एक्स बाई एम की बात की है, समझने की कोशिश करते हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन में थोड़ा सा केस अलग है। पहले तो हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या देख पा रहे हो, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब यहां पर मोनोमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर एक बार पूरी सरफेस ऑक्यूपाई हो गई, मॉलिक्यूल सारे के सारे एड्जॉर्ब हो गए, उसके बाद चाहे जितना भी प्रेशर बढ़ा दो, अब नए तो मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होंगे नहीं, नया तो केमिकल बॉन्ड बनेगा नहीं। इसके बाद शुरुआत में तो प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन जब पूरी की पूरी सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगी, जब पूरी की पूरी सरफेस भर जाएगी मॉलिक्यूल से, उसके बाद फर्दर एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से कितना भी प्रेशर बढ़ा दो फिर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो वही यहां पर पॉइंट है जो एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां अंदर वही चीज लिखी है, मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूं। इनिशियली एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बट व्हेन द होल सरफेस इज एड्जॉर्ब then x by m will be constant, no further absorption can be possible। ठीक है, चलो टेम्परेचर की बात करते हैं। x by m और टेम्परेचर का यहाँ पर कर्व बना है, वहां पर क्या था, x by m और टेम्परेचर के कर्व में डाउन हो रहा था ना, डिक्रीज हो रहा था फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। तो वहां पर ये पॉइंट दिया गया था कि एक बार फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो वहां से फ्लाई हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो क्या होगा, शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाने पर x बाई एम की वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है आपको। इसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होने के लिए स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी लगती है, स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए। उस एनर्जी को क्या, कौन सी एनर्जी बोलते हैं, जिसको हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है जिससे रिएक्शन हो जाए, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो एक पटाखा है, ठीक है, तो पटाखे के अंदर पहले से क्या एनर्जी है, उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए ना रिएक्शन करने के लिए, फटने के लिए। तो वो एनर्जी कैसे देते हो, थोड़ी सी आग लगा देते हो ना, चिंगारी के पास ले जाके लगा दोगे तो एक्टिवेट कर दोगे उस पटाखे को, तो वहां पे पटाखा फट जाएगा। तो वो जो एनर्जी आपने सप्लाई किया दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, समझे। तो यहां पर भी ऐसे होगा, टेम्परेचर इनिशियली तो टेम्परेचर बढ़ाने पर x बाई एम का वैल्यू बढ़ रहा होगा क्योंकि उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, केमिकल बॉन्ड्स बनाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, पार्टिकुलर एनर्जी, वो एनर्जी चाहिए। लेकिन एक बार जब बॉन्ड्स बन जाएंगे उसके बाद अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर से वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो भागने लगेंगे ऊपर। ठीक है,
तो फिर x बाई एम का वैल्यू घटने लगेगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो x बाई एम का वैल्यू बढ़ता है जब तक कि केमिकल बॉन्ड्स नहीं बन जाते हैं, और जब सारे केमिकल बॉन्ड्स बन गए, सारी सरफेस ऑक्यूपाई हो गई, उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वो मॉलिक्यूल्स वहां से उड़ जाएंगे, डिसॉर्प्शन हो जाएगा, एक्स बाई एम का वैल्यू घट जाएगा। तो यहां पर वही चीज बोली गई है, वापस से इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं। इनिशियली एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड between adsorbate and adsorbent. When whole surface is adsorbed, then on increasing the temperature further, ठीक है, on increasing the temperature further will destroy the bond between adsorbate and adsorbent. इनके bond को destroy कर देगा, bond टूटना start हो जाएंगे, and now on increasing temperature adsorption decreases. तो starting में बढ़ेगा फिर घटने लगेगा। तो ये 7th पॉइंट है, फिर 8th पॉइंट है, लिख लेंगे इसे। बाकी अगर कोई जनरल क्वेरी है तो जनरल क्वेरी आप पूछ सकते हो, कोई बात है तो वो बता सकते हो। लास्ट के 4 चैप्टर इकोलॉजी के कंप्लीट कर लो, खुद से कर सकते हो, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझसे हेल्प मांग लेना, मुझे आते हैं वो लास्ट के 4 चैप्टर, मैं समझा दूंगा। 4 चैप्टर पहले कवर करो लास्ट के। और तुम सबके सब कर सकते हो वो 4 चैप्टर, टाइम वेस्ट मत करना। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, 2 मिनट का टाइम दिया तुम्हें, 2 मिनट में तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इस लेक्चर से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड अगर तुम्हें डाउट है तो।
किसी को भी कोई डाउट होगा तो पूछ लो, 1 मिनट बचा है। बाकी इस चैप्टर को आप प्रॉपरली रिवाइज कर लेना। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लेना टेस्ट के लिए। टेस्ट का टाइम मैं अपडेट कर दूंगा, किस टाइम को हम टेस्ट लेंगे। कल के दिन टेस्ट होगा, किस टाइम होगा ये मुझे भी नहीं अभी पता है। हो सकता है 12:30 हो, मतलब जब भी होगा। आपका कल लेक्चर होगा, कल आपका लेक्चर रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो लेक्चर टाइम पर तो नहीं होगा, लेक्चर तो 6 बजे से है, तो उससे पहले ही टेस्ट हो जाएगा। तो ख़त्म करते हैं सेशन को। Lecture is complete now. Thank you for watching this lecture.